हेलो एवरीवन, आई एम पारस और आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास मॉलिक्यूल को लेकर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को लेके 4 थियरीज आती हैं। पहली है कोसेल-ल्यूइस अप्रोच जो कि हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद आई थी VSEPR थ्योरी, वो भी हमने डिस्कस कर ली थी। आज है थर्ड वाली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो हमारे पास जो VSEPR थ्योरी थी या वेस्पर थ्योरी थी वो फेल इसलिए हुई थी क्योंकि वो एटम का जो क्लासिकल मॉडल था उस पे बेस थी। ठीक है, और ये वाली थ्योरी है जो हमारे पास, ये बेस है हमारे पास क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो आप हल्का सा, वैसे तो क्वांटम मॉडल ऑफ एटम हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ इसके बारे में। जो हमारे पास क्लासिकल थ्योरी थी एटम को लेके, उसमें ऐसा बोला जाता था कि जो हमारे पास एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और जो उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन ना मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, ये हमने क्लासिकल थ्योरी में पढ़ा था। क्वांटम थियरी है जो हमारे पास, उसमें हम बोलते हैं कि हमारे पास जो एटम होता है उसकी जो शेल होती है, शेल जो जैसे हमने पढ़ा था कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसको हम वैलेंस शेल बोल देते हैं। ठीक है, तो शेल होती हैं, शेल के अंदर सब शेल होती हैं और सब शेल के अंदर हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, शेल होती है, शेल के अंदर सब शेल होती है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और ऑर्बिटल्स कौन कौन से हो सकते हैं? S हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है और F हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास एटम है, एटम के अंदर शेल है, शेल के अंदर सब शेल है और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है S, P, D और F। ठीक है, अब इनकी शेप कैसी होती है? इनकी शेप हम ऐसे देखते हैं कि हमारे पास जो s ऑर्बिटल्स होता है, s ऑर्बिटल होते हैं, उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, राउंड शेप होता है। ठीक है, तो s ऑर्बिटल होता है राउंड शेप। ठीक है, जो हमारे पास p ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है वो होता है डम्बल शेप। ठीक है, p ऑर्बिटल होता है डम्बल शेप। ठीक है, और d ऑर्बिटल होता है जो हमारे पास, वो होता है डबल डम्बल शेप। मतलब एक तो ये हो गया। ठीक है, और ऐसे ही एक मैं यहाँ पे लगा दूँ, एक मैं यहाँ पे लगा दूँ, तो डबल डम्बल शेप बन जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली हमको इन्हीं तीन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ क्या कि S तो होगा हमारे पास बिल्कुल गोल होगा S तो। ठीक है, जो P है हमारे पास, P ऑर्बिटल है, वो होगा डम्बल शेप। ठीक है, और D होता है, ये होता है डबल डम्बल शेप। ठीक है, तो हमको इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा, S और P की। ठीक है, तो बस आप ये वाली चीज़ याद रखना कि हमारे पास जो एटम होता है, जो हमारे पास एटम होता है, एटम के अंदर शेल होती है, शेल के अंदर सब शेल होती है और सब शेल के अंदर हमारे पास S, P, D, F ऑर्बिटल्स होते हैं। इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वाली चीज़ समझ आ गई क्या? ठीक है, अब हम ना जब इनको भी दिखाते हैं, हम जैसा हम S ऑर्बिटल को दिखाते हैं हम एक ब्लॉक से, एक ब्लॉक से। ठीक है, P ऑर्बिटल्स को दिखाते हैं हम 3 ब्लॉक से ऐसे, और D को दिखाते हैं हम 5 ब्लॉक से। ठीक है, 1 2 3 4 5। बस अगर आपको ये वाली चीज़ याद रहेगी ना तो बिल्कुल आसान होगा समझने के लिए। ठीक है, S जो ऑर्बिटल होता है उसको हम एक ब्लॉक से दिखाते हैं, P को हम 3 ब्लॉक से दिखाते हैं, D को हम 5 ब्लॉक से दिखाते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ याद रखना। ठीक है, अब आते हैं हम इस पे। तो हमने कहा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है जो हमारे पास, वो इन 3 चीज़ों पे बेस है। पहले तो क्वांटम मॉडल ऑफ एटम्स, जो मैंने आपको बताया कि भाई एटम्स है, उसके अंदर शेल है, शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स है S, P, D, F। उनकी मैंने आपको बता दी शेप कैसी होती है और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ याद रहेगी। ठीक है, अब ये आता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब जो एटम के अंदर ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप कैसे कर जाएंगे? जैसे देखो हमारे पास, तो ओवरलैप कैसे कर जाएंगे? जैसा हमने कहा था कि भाई हमारे पास S की शेप ऐसी होती है, तो हमारे पास एक S ऑर्बिटल है। ठीक है, S ऑर्बिटल है। अगर मैं 2 S ऑर्बिटल को ना मिला दूं, कैसे मिला दूं?
भाई ये एस ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल ये है, एक एस ऑर्बिटल ये है। अगर मैं इनको मिला दूं, कैसे मिलेंगे? ऐसे। तो मैं इसको बोल दूंगा कि ओवरलैपिंग होगी। मतलब जब दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के अंदर एंटर कर जाएं, ठीक है, एक दूसरे के अंदर एंटर कर जाएं कुछ इस तरीके से, तो मैं उसको बोल दूंगा कि ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, तो ये कैसी ओवरलैपिंग है? ये एस और एस ऑर्बिटल्स के बीच हुई है, वो वाली ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो ऐसे ओवरलैपिंग तो एस और पी ऑर्बिटल्स के बीच भी हो सकती है। कैसे भाई? एक तो हमारे पास एस ऑर्बिटल है, ठीक है, एक पी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अब ये ऐसे मिल जाएंगे कुछ। ठीक है, ये एस और पी ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होगी क्या? ठीक है, जब हमारे पास दो पी ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, तो जब हमारे पास दो पी ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग होगी ना, वो दो तरीके से होती है, हम आएंगे अभी उस पर भी। ठीक है, तो अभी आपको सिंपल सा इतना ध्यान देना है कि हमारे पास ओवरलैपिंग क्या होती है। ओवरलैपिंग जब हमारे पास दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के अंदर एंटर कर जाएं, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ठीक है, तो हम यहाँ पे यही चीज बोल रहे हैं कि इस वाली थ्योरी के अंदर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है, कि एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक है, आई क्या है वाली चीज समझ में? ठीक है, कैसे ओवरलैपिंग होती है वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि ओवरलैपिंग होती क्या है। सिंपल, जब दो एटम है वो एक दूसरे के अंदर एंटर करेंगे तो उसको हम ओवरलैपिंग बोल देंगे। तो ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ कोविलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब हमारे पास कोविलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, तो जो टू एटम्स होते हैं भाई, दो एटम होंगे ना, उनके बीच में तो होगा कोविलेंट बॉन्ड। तो जो जब कोविलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर टू एटम्स होते हैं, उन दोनों एटम्स के जो हाफ फिल्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, हाफ फिल्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास सपोज करो ये एक वो है एटम, एक एटम ये है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इनके बीच में ना हमको ना कोविलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना। तो ये ऐसे बोलते कि जब ये एटम है तो इसके अंदर कोई हमारे पास ऑर्बिटल होगा, तो जब इसके ऑर्बिटल इस वाले के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे ना, तब हमारे बीच में हमारे पास कोविलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब जो हमारे पास इसका ऑर्बिटल है, भाई ऑर्बिटल के अंदर चाहे एस एस ऑर्बिटल है, चाहे पी ऑर्बिटल है, चाहे डी ऑर्बिटल है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ठीक है, तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनपेयर्ड होने चाहिए। मान लो ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक ऑर्बिटल ये है, इसके अंदर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो होगा क्या कि जब ये मिलेंगे, जब ये ओवरलैप करेंगे, जब ये ओवरलैपिंग करेंगे, तो ये पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये पेयर्ड हो जाएंगे और इसको बोल देंगे हम कि कोविलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये वाली चीज आपको समझ आई क्या कि हाफ फिल्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब हाफ फील्ड, मतलब दो इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फुल फील्ड हम किसे बोलते हैं? जब ऑर्बिटल्स के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो, उसको बोल देंगे हम कि फुल फील्ड ऑर्बिटल है ये। लेकिन जब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, भाई अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, तो अगर उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो फुल फील्ड हो जाता है। ठीक है, पर जब मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं उसको हाफ फील्ड बोल दूंगा क्या? ठीक है ना, मैं उसको हाफ फील्ड बोल दूंगा। क्लियर है ना? तो ये यही वाली चीज बोलते हैं कि जब भी कोविलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो जो दो एटम्स होते हैं उनके अंदर के जो हाफ फील्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, उनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास कोविलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अच्छा ये भी चीज लिखी हुई है कि ईच एटम कंटेनिंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई ईच एटम मतलब एक एटम ये है, एक एटम ये है, इस एटम के अंदर हमारे पास एक ऑर्बिटल है ये, इस एटम के अंदर एक ऑर्बिटल है ये। ठीक है, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास,
तभी तो वो बॉन्डिंग करेंगे। अगर पेयर्ड होते तो फिर उनको ज़रूरत क्या थी। अब ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, जब ये मिलेंगे तो इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी और हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ बोलती है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, हाउ डज ऑर्बिटल्स ओवरलैप। तो ये तो मैंने आपको बताया ना कि ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करते हैं। भाई हमारे पास एक ऑर्बिटल ये है, ये समझ लो कि ये एस ऑर्बिटल है, ये भी एक एस ऑर्बिटल है। तो जब ये पास आएंगे और एक दूसरे के अंदर एंटर कर जाएंगे तो उसको बोल देंगे हम ओवरलैपिंग। ठीक है, अब जब तक ये दूर दूर थे तो इनकी एनर्जी ज़्यादा थी। ठीक है, एनर्जी इनकी ज़्यादा थी। ठीक है, जब ये पास आ जाएंगे, जब ये पास आएंगे तो इनकी एनर्जी कुछ खर्च होगी। भाई पास आ रहे हैं तो इनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको ऐसे समझ लो जैसे हमारे पास एक छोटा बच्चा है, जब तक उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो इधर भाग उधर भाग ऐसा वो परेशान रहेगा, है ना। मतलब वो स्टेबल बैठ ही नहीं सकता एक जगह पे। लेकिन जब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो वो स्टेबल हो जाएगा। जब वो थक जाएगा तभी बैठेगा वो आराम से। ठीक है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे होता है कि जब तक इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा है इनकी, जब ये पास पास आएंगे तो एनर्जी इनकी कम होगी। जब इनकी एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब होता है हमारे पास जैसे ओवरलैपिंग हुई, भाई हमारे पास ना कई तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है। कैसे, देखो समझो, एक ओवरलैपिंग तो ये है कि ये ऐसे होगी, मतलब हल्का सा एक दूसरे के अंदर गई हैं। ठीक है, एक ओवरलैपिंग ये है कि कुछ ऐसे होगी, ये काफी अंदर चले गए। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो हल्की सी ओवरलैपिंग हुई है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगी ना वो। और जब ये ज्यादा अंदर चले गए तो इन दोनों के जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस है वो कम होगी। भाई इसकी जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है जिसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ इस वाले में कम होगी और इस वाले की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगी। आई ना ये वाली चीज़ समझ में। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उसके बीच का जो ये बॉन्ड है ना ये वीक होगा। क्यों भाई, जब ये बॉन्ड लेंथ इसकी काफ़ी बड़ी है, मतलब ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है इसकी, है ना। जैसे ये वाली इतनी बड़ी है इसकी बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये वाली बॉन्ड लेंथ इतनी बड़ी है, तो इसका बॉन्ड अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो इजीली हो जाएगा। क्योंकि किसी चीज़ की जब लेंथ बड़ी होती है ना तो वो आसानी से टूट जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, बॉन्ड लेंथ इसकी छोटी होगी। क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा हुई है, ओवरलैपिंग ज़्यादा अंदर तक हुई है। ठीक है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ होगी छोटी, तो इसलिए इसके बीच में जो जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। भाई एक में तो बॉन्ड लेंथ इतनी बड़ी है, ठीक है, और एक में बॉन्ड लेंथ केवल इतनी सी है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि जिसमें इतनी बॉन्ड लेंथ होगी उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना होगा। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी अंदर तक ओवरलैप कर गई। ठीक है, तो यही वाली चीज़ यहाँ पे हो रही है कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितने ज़्यादा अंदर तक वो पेनिट्रेट करेंगे, उतनी अच्छी हमारे पास बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो ये ऐसे बोलते हैं जितनी अच्छी हमारे पास ओवरलैपिंग होगी उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है, और जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी उतना हमारे पास बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है ना, ये वाली चीज समझ आई। ठीक है, अब हम ना ये देखते हैं कि कोविलेंट बॉन्ड टाइप्स, कि हमारे पास कैसे कैसे कोविलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, मतलब बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब ओवरलैपिंग को देखते हुए हमारे पास कोविलेंट बॉन्ड कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड को आप ऐसे समझो, देखो इसको ना ऐसे समझो, जैसे हमारे पास ये एक एस ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल ये है, ये जब इस तरीके से ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग, और इससे हमारे पास फॉर्मेशन होगी सिग्मा बॉन्ड की। ठीक है, अब चाहे तो मैं इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग बोल दूं, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स अलोंग देयर न्यूक्लियस एक्सिस।
भाई ये वाली इनकी न्यूक्लियर एक्सिस है ना, तो जब ये इसके अलोंग ओवरलैप करेंगे तो हम इसको बोल देंगे कि ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये तो होगी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन या एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। ठीक है, लेकिन जब जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब हमारे पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो देखो एक बार, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होती है जब ओवरलैपिंग होती है ऐसे साइड से। ठीक है, ये बोलते हैं फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। जो हमारे पास ऑर्बिटल है भाई, ये पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, तो हम ये ऐसे बोलते हैं कि जब इनकी साइड से ओवरलैपिंग होगी, जब साइड से ओवरलैपिंग होगी तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलते हो कि भैया अगर हम इनको ऐसे ओवरलैप करा दे, अगर हम इसको ऐसे ओवरलैप कराएंगे ना, तो वो तो फिर जो इनके बीच इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उसके अलोंग हो जाएगी ये वाली, तो हेड ऑन हो जाएगी ये वाली, तो इसको तो हम सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करा देंगे ऐसे, तो है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम इसको ऐसे ओवरलैप कराएं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और अगर हम इसको ऐसे ओवरलैप कराएं तो हमारे पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, अब इसको एक बार प्लेन में देख लो, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब हमारे पास ये वाला और ये वाला मिल जाएंगे, मतलब ऐसे मिल जाएंगे, इस तरीके से मिल जाएंगे, है ना। ये एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है, लेकिन जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो ऐसे होगा, ये पी ऑर्बिटल है, और जब ये दूसरे वाले पी ऑर्बिटल से मिलेगा तभी होगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। आए ना ये वाली चीज समझ में। ठीक है, लेकिन इन जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो तब भी हो जाता है जब हमारे पास दो एस बॉन्ड, जब हमारे पास दो एस ऑर्बिटल मिलते हैं, तब भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब हमारे पास दो एस ऑर्बिटल मिलते हैं, भाई एक एस है दूसरा एस है, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, जब हमारे पास एक एस हो एक पी हो, एक एस है एक पी है, तब भी वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब हमारे पास दोनों ही पी हो, करके दिखाऊं क्या एक बार, देखो अगर हमारे पास दोनों ही एस हैं, दोनों ही एस ऑर्बिटल हैं, तो ये हो गया हमारे पास सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब ये दो एस मिलके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं क्या? नहीं भैया, पाई बॉन्ड का ये साइड वाइज कैसे होंगे? किसी भी तरीके से अगर हमारे पास एस ऑर्बिटल है, मैं किसी भी तरीके से उनको मिला दूं, वो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे देख लूं कि एक तो मेरे पास हो जाए एस ऑर्बिटल, एक हो जाए पी ऑर्बिटल, वो देख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एस ऑर्बिटल, ये हो गया हमारे पास पी ऑर्बिटल। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो फिर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मैं इसको ऐसे मिला दूं तो भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोलते कि अगर हम एस और पी को मिला दें, एस और पी को मिला दें, तब भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है क्या एस और पी को मिला के? नहीं, हो नहीं सकता। अब किसी भी तरीके से मिलाऊं, मैं ऐसे मिला दूं अगर, तब भी सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, एक एस और एक पी से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तीसरे वाला केस देखो, तीसरे वाला केस बोलता है कि अगर पी और पी ओवरलैप कर जाए, पी और पी ओवरलैप कर जाए, तब भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन अगर पी और पी साइड वाइज ओवरलैप कर जाए, साइड वाइज ओवरलैप कर जाए, तब होगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी आप याद रखना, आप याद रखना कि अगर हमारे पास इन तीनों कंडीशन में, चाहे एस एस हो, एस पी हो और पी पी हो, तीनों ही कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन केवल तब होगा जब हमारे पास दोनों ही ऑर्बिटल पी के हों। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, ओवरलैप इज लार्ज एंड बॉन्ड इज स्ट्रोंग। तो ये वाली चीज तो मैंने पहले बताई थी कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितना ज्यादा वो अंदर तक चले जाएंगे, उतनी ज़्यादा हम उसको बोल देंगे कि स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है ये। ठीक है, और जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हुई, जितनी लार्ज ओवरलैपिंग हुई, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, आई ना ये वाली चीज़ समझ में? ठीक है, अच्छा, ओवरलैप इज स्मॉल एंड बॉन्ड इज वीक।
ठीक है। तो हम ना ये बोलते हैं कि भाई जब भी हमारे पास ना सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, तो सिग्मा बॉन्ड ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ना ओवरलैपिंग ना लार्ज होती है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ओवरलैप इज लार्ज, सिग्मा बॉन्ड में लार्ज ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, इसीलिए उसमें जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम बात करें इसकी, तो ओवरलैपिंग इज स्मॉल, क्योंकि इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग है, वो इतनी लार्ज नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसीलिए बोल देंगे हम इसको कि ओवरलैप इज स्मॉल एंड बॉन्ड इज वीक, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती भाई, साइड साइड से तो जुड़ते हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थोड़े ना होती है। ठीक है, तो इसमें स्मॉल ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। आई ना ये वाली चीज समझ में आपको? ठीक है, अच्छा, अब इसमें बोलते हैं हम कि हैज वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। भाई इसमें ना जो एस ऑर्बिटल होता है हमारे पास, जो एस ऑर्बिटल है हमारे पास, ठीक है, तो ये ना ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास ना वन हैज वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। भाई हमारे पास सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे हुआ था। ठीक है, तो ये एक ही जगह से तो मिल रहे, एक ही जगह से तो मिल रहे, तो जहां से मिल रहे हैं ये वहीं पे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं इसको ऐसे बोल दूंगा क्या कि एक ही जगह पे है हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लेकिन अगर मैं पी बॉन्ड की बात करूं, सॉरी पाई बॉन्ड की बात करूं, तो वो दो जगह से मिलते हैं। भाई ये तो एक जगह से मिल गए। ठीक है, लेकिन अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें, पाई बॉन्ड की बात करें अगर हम, तो वो ऐसे मिलते हैं। तो यहाँ से मिले, ये यहाँ से मिले हुए हैं, यहाँ से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, और यहाँ से मिले तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। ठीक है, तो दो जगह होंगे ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट में यही बोल रहे हैं कि हैज वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक ही जगह पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। ठीक है, हैज टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, तो पाई बॉन्ड में दो जगह पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ठीक है, फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। देखो जहां पे सिग्मा बॉन्ड होता है ना, दो चीजों के बीच अगर सिग्मा बॉन्ड है, भाई एक एटम ये है, एक एटम ये है, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ये ऐसे हो गया, तो इसमें ना फ्री रोटेशन होता है, ऐसे फ्री रोटेशन होता है। ठीक है, इधर भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे ना पाई बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें फ्री रोटेशन नहीं हो पाता। अगर मैं यहाँ पे ना इस एक बॉन्ड के साथ एक बॉन्ड और लगा दूं ना, तो फिर फ्री रोटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी तो फ्री रोटेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक बॉन्ड और जोड़ दूं, पाई बॉन्ड बना दूं उसको, ठीक है, तो वहां पे फ्री रोटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही बोलते कि फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। अगर सिग्मा बॉन्ड है तो वहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है, और इसमें नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो फ्री रोटेशन पाई बॉन्ड में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक लास्ट है कि सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, और पाई बॉन्ड मतलब अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो हम उसको पाई बॉन्ड बोल देंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, ठीक है, अब एक चीज है कि हमारे पास ना, चलो हमको ये वाली चीज समझ में आ गई कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स में जो ओवरलैपिंग होती है उसकी वजह से हमारे पास बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। इसको ऐसे समझो जैसे हमारे पास CH4 है, इसका कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ये वाली चीज़ है हमारे पास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया हमने। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि s जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें हम एक ब्लॉक दिखाते हैं, s वाले में हमने एक दिखा दिया, p वाले में हम 3 दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो सुनो, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि इस कार्बन के पास जब दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो ही तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना सकता है। भाई जब इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास हाइड्रोजन आई, इसने हाइड्रोजन से एक बॉन्ड लिया यहाँ पे, मतलब सॉरी हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से लिया,
तो इस तरीके से जो कार्बन है वो तो केवल 2 ही हाइड्रोजन से मिलके इसने बॉन्ड बनाया, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया। तो इस तरीके से तो CH2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना चाहिए। अब CH2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन तो नहीं हुआ, हमारे पास तो CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रखा है। थोड़ी समझ नहीं आई, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो ये बोलती है कि आपके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना आपके ऑर्बिटल में, आप उतने ही बॉन्ड बना सकते हैं। अब इस कार्बन के ऑर्बिटल में तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जब 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो इसलिए ये CH2 बनाएगा। ठीक है ना। तो फिर हमारे पास इस चीज को सोल्व करने के लिए ना हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। कैसे बना लेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल? जैसे हमारे पास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और ये चारों मिलके बना लेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। आई क्या ये वाली चीज समझ में आपको? हमने क्या किया, क्योंकि हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो हमने क्या किया, इन चारों को ना मिक्स कर दिया। अब जब चारों को मिक्स कर दिया तो चारों पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। और हमने इनको बोल दिया हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इन चारों का नाम एक ही रख दिया। क्या रख दिया भाई? ये 4 हैं, किस किस से मिलके बने हुए? ये S था और ये P था, है ना। तो हमने ना sp3, तीनों के नाम ही sp3 रख दिए। sp3 ये वाली चीज समझ आई क्या भाई? हमारे पास ना एक s ऑर्बिटल था, 3 p ऑर्बिटल थे। हमने ना इन तीनों को ना मिक्स कर दिया, और मिक्स करके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए हमने, ठीक है। और चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जितने को हमने मिक्स किया है, एक S को मिक्स किया है, 3 P को मिक्स किया है, तो हमने सबका नाम रख दिया sp3 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 sp3, ठीक है। ये वाली चीज समझ आई क्या आपको? तो अभी हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होता क्या है कि जो हमारे पास वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिल जाते हैं और मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स विल टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। भाई ये वाली चीज तो हमको पता है ना कि जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वही बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएंगे। तो जो हमारे पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ऐसे ही तो बोलते हैं वैलेंस शेल ऑर्बिटल। वैलेंस शेल जो ऑर्बिटल है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड बोलते हैं कि वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स मे हैव डिफरेंट एनर्जी। भाई उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। एस ऑर्बिटल्स, जैसा एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे पास, एक एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स है कौन कौन से हो सकते हैं? वो S हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है, F हो सकता है। तो सबकी एनर्जी ना डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। अब क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है तो वो ना मिक्स कर लेंगे, चारों अपनी एनर्जी, मतलब चारों के चारों ऑर्बिटल्स है वो मिक्स हो जाएंगे, जिससे उनकी एनर्जी इक्वल हो जाएगी, और हम उसको बोल देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऐसे ही बोलते हैं वैलेंस शेल ऑर्बिटल मे हैव डिफरेंट एनर्जी। वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, लेकिन वो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं तब उनकी एनर्जी सेम हो जाती है, ठीक है। ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई कि हमारे पास ना जैसे कार्बन है, तो के जो कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये होता है, जब हम इसको इसमें फिल करेंगे तो ये s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि इस पे ना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 ही, मतलब इस पे ना बस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 अनपेयर्ड बाहर से आएंगे जो कि यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 2।
और अगर ये 2 बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा CH2 का, ठीक है। लेकिन CH2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन थोड़ा ना कहना होता है, हमको तो CH4 का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कहना होता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि इन ऑर्बिटल्स का जो आउटर ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी जो वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स हैं, जैसे ये 2 2 तो आउटर है तो यही हुआ ना, तो हम ना इनको ना मिला देंगे और इनको मिला के हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे, ठीक है। तो जब हम इनको मिलाएंगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 1 1 1, ठीक है। तो हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया। नाम क्या रखा हमने इनका, भाई ये S है, ये P है, S का तो एक, P के 3, तो मैंने इनका नाम रख दिया sp3 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 sp3, ठीक है। ये वाली चीज समझ आई क्या आपको, ठीक है। तो हमने इनका फॉर्मेशन कर दिया, कुछ ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले हैं जिनकी एनर्जी और शेप सेम है बिल्कुल, ठीक है। ये वाली चीज समझ आई क्या, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट देख लो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हमने तो बोला है ना कि इन्होंने ना, जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ये मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये जब मिलेंगे तो इसको हम बोल देंगे कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। ये वाला पॉइंट है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं ना, हम इन वाले ऑर्बिटल्स का यूज नहीं करते बॉन्ड के फॉर्मेशन में, इन वाले का करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इनका यूज करेंगे तो या तो 2 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हमेशा हम कौन से ऑर्बिटल्स का यूज करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन समझ लो अभी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ, मतलब जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं उनकी इंटरमिक्सिंग को हम हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब वो जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, भाई एस ऑर्बिटल्स की कुछ और एनर्जी होगी, पी ऑर्बिटल्स की कुछ और एनर्जी होगी, ठीक है। तो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, ठीक है। तो इसलिए हम उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, भाई उनकी अलग अलग एनर्जी है, हमने कहा भाई इनको मिला दो, मिला के सबके पास सेम एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसी चीज को हम हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं, ठीक है। आई क्या ये वाली चीज समझ में, ठीक है। और जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे उनकी एनर्जी सेम होगी और उनकी शेप भी आइडेंटिकल होगी, ये वाली चीज बताई हुई है इन्होंने, ठीक है, इस वाले पॉइंट में, ठीक है। अब एक बार ये देख लो कि number of hybrid orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals that get hybridized। तो ये वाली चीज तो हमने बात करी है ना कि जितने ऑर्बिटल टोटल है ना भाई, एक s एटॉमिक ऑर्बिटल कितने मिक्स किए हमने, 4 किए, एक तो है s और 3 है p के, तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4, और चारों के नाम होंगे sp3 sp3 sp3, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आई। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जब हम इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, और ये स्टेबल नहीं होता, ठीक है। ये कम स्टेबल होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हम इस वाले के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना पसंद करते हैं, ठीक है। अब एक चीज आएगी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स में केवल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम तो बोलते कि नहीं, है ही नहीं ऐसा, क्योंकि ये तो फुल फील्ड है, इसने भी तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है भाई, इस पे तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमारे पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिटल है वो ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
जो फुलफिल्ड है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है, इन सम केस इवन फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि कुछ केस ऐसे आते हैं कि जो फील्ड ऑर्बिटल होते हैं ना, ऐसा ऑर्बिटल तो फील है ना, तो ये वाला भी पार्टिसिपेट करता है हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए, ठीक है। आई चीज़ समझ में। तो ये हमारे पास कुछ पार्ट हो गए इसके, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी। अभी हम ना कुछ मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालना देखेंगे अभी, ठीक है। देखना BeCl2 अगर मैं बोल दूं कि आप ना इसकी ना हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बता दो मेरे को, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले Be का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, वो आ जाएगा 1s2 2s2, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कितने, जो इसमें एक ऑर्बिटल, दो इलेक्ट्रॉन, मतलब s का ऑर्बिटल है, ये 2s का ऑर्बिटल, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास 2p। अब 2p में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन हम उसमें कितने ऑर्बिटल बनाते हैं, मतलब कितने ब्लॉक बनाते हैं, 3, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन तो नहीं हुआ भाई, ये s है, ये भी s है, ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है, ठीक है। तो अभी ये ऐसे Cl2 से बॉन्ड बना लेगा क्या, कैसे बना लेगा, क्योंकि इस पे भाई बॉन्ड तभी तो बनाएगा ना ये, जब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं इस पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा ये, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम तो 1s ही रहेगा, इसका नाम हो जाएगा sp 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 sp, सॉरी, ये चीज समझ आएगी आपको, sp sp कैसे कर दिया, क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके फॉर्मेशन के लिए एक तो s ऑर्बिटल लगा है, एक p ऑर्बिटल लगा है, ठीक है। तो हमने इसका नाम रख दिया sp sp। अब जब Cl आके इनसे जुड़ेगा, Cl आके इनसे जुड़ेगा, तो दो Cl आएंगे, अपना दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनके पास होंगे, दो अनपेयर्ड यहाँ पे हैं, तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है, और BeCl2 बन जाएगा। तो अगर मैं बोल दूं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई है sp, ये मॉलिक्यूल है वो sp हाइब्रिडाइज है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं ज्योमेट्री पूछूं आपसे कि sp मॉलिक्यूल होता है, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है। तो उसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर, ठीक है। sp की होती है हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर ज्योमेट्री मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कैसी होती है भाई, एक बैलून ये लिया मैंने, एक बैलून ये लिया, उन्हें लीनियरली जोड़ दिया, ठीक है। तो उसको बोल देंगे हम लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई है sp, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल की, BF3 में बोल रहा हूँ कि ना आप ना इसकी ना हाइब्रिडाइजेशन बता दो और ज्योमेट्री भी बता दियो, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भैया पहले तो B का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, वो आएगा 1s2 2s2 और 2p1, ठीक है। तो इसके जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s वाले ऑर्बिटल में 2 है इसमें भी, और p में बस एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे तो तीन तीन बॉन्ड बनाने हैं ना भाई, BF3 बनाने के लिए हमको तीन बॉन्ड बनाने हैं, तो B के पास 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अनपेयर्ड, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनका क्या करेंगे, इनका हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। जब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे इसका, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये, सॉरी, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन
अवेलेबल है हमारे पास इन 3 से पेयरिंग करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल F आएगा, उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मैं क्या नाम रखूँगा भाई, ये तो 1s ही है, क्योंकि यहाँ पे 2 तो जुड़े हुए हैं p से और एक है s ऑर्बिटल से, तो हम इसका नाम रख देंगे sp2 sp2 sp2, ठीक है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। और जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, उसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ये वाली ज्योमेट्री कौन सी है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था आपको, जो हमने 3 बैलून से बनाई थी वो, ठीक है ना। तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो इसकी मैंने आपसे पूछा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, आपने बता दिया sp2 और इसकी ज्योमेट्री होगी ये, ठीक है। शेप पूछ लूँ इसकी अगर मैं, तो शेप भी यही हो, क्योंकि इसमें लोन पेयर तो है नहीं, जहाँ पे लोन पेयर भी आ जाए वहाँ पे ज्योमेट्री अलग होती है, शेप अलग होती है, पर यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री भी वही है और शेप भी वही है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो आप, ठीक है। CH4 है हमारे पास, CH4 का तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है, ये आ जाएगा, है ना। तो इसमें हो जाएंगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें हो जाएंगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, 1s, इसका है 2s, इसका है 2p 2p और 2p, क्लियर है ना ये वाली चीज़, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, अब हमको बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना है, तो हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। जब हम इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, तो ये वाला जो हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 4H के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे आ जाएंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। इन वाले ऑर्बिटल्स, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनका नाम हम रखेंगे, है ना, ये तो 1s ही हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा sp3। क्यों sp3, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल से मिलके बने हुए हैं ये, ठीक है, 4 ऑर्बिटल से मिलके बने हुए हैं। एक तो s का है, 3 p के हैं, तो sp3 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 sp3, ठीक है। तो इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, वो आ जाएगी sp3, और sp3 के लिए ज्योमेट्री क्या होती थी, टेट्राहेड्रल, मतलब sp3 की जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। ये वाली चीज़ समझ आई क्या, ठीक है। अच्छा, इसकी जो शेप पूछ लो, अगर मैं आपसे इसकी शेप बता दूं मेरे को, तो शेप भी इसकी टेट्राहेड्रल ही होगी, क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं होता, ठीक है। अभी एक एग्जांपल और देखो जरा, NH3, ठीक है। तो इसका सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि आप इसका ना हाइब्रिडाइजेशन बता दो मेरे को। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, वो है 1s2 2s2 2p3, ठीक है ना। तो इसके ऑर्बिटल बनाएंगे हम 1 2 1 2 1 2 3, ठीक है। नाइट्रोजन को NH3 बनाने के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, हम सबसे पहले जो हमारे पास वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं, वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि ये वाले हम इनको मिला देते हैं, ठीक है। और मिलाने के बाद ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनको मिक्स कर देंगे। हालांकि यहाँ पे हमको ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास पहले से अवेलेबल है, हम ऐसे ही बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं, s p d,
उनकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है। जैसे ये भी वैलेंस शेल का है, कैसे पता चला? ये भी 2 है, इसके सामने भी 2 है, तो दोनों वैलेंस शेल के हो गए। लेकिन s की एनर्जी अलग है, p की एनर्जी अलग है, ठीक है ना। तो हम पहले इस एनर्जी को सेम करने के लिए हम इनका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। तो जब हम इनका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो पहले इसका नाम लिख लें हम, क्या है, s 2p, ठीक है। जब हम इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, 1 2 3, ठीक है। और इनका नाम आ जाएगा sp3 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 sp3, ये रह जाएगा 1s, ठीक है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि हमारे पास इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3, ठीक है भाई। ये क्योंकि हमारे पास जो नाइट्रोजन होता है ना, उसके पास 1 लोन पेयर होता है, ठीक है, जो कि बॉन्ड नहीं बनाता। और वो चीज़ हमने देख भी ली कि इसको हम लोन पेयर मान रहे हैं इसका NH3 का, क्योंकि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, बॉन्ड का फॉर्मेशन तो ये तीनों करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आई वो आई sp3, क्लियर है। sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई, और जब sp3 आती है तो उसकी जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन इसमें लोन पेयर है। अब जब इसमें लोन पेयर है हमारे पास, तो इसकी जो शेप हो जाएगी वो कुछ और आ जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब हम शेप देखते हैं तो वो लोन पेयर वहां से गायब हो जाता है शेप में से, और जिसकी वजह से इसकी शेप आ जाएगी पिरामिडल। आई क्या ये वाली चीज समझ में? ठीक है। तो इस वाले से आप एक चीज समझ लेना कि हम ना इन ऑर्बिटल्स को मिला के हाइब्रिड ऑर्बिटल क्यों बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनकी, पहली बात तो इनकी एनर्जी सेम हो जाए, इनकी एनर्जी सेम हो जाए, ठीक है। एनर्जी सेम करने के लिए हम इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। और जो किसी में अगर हमको ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें इससे मिल जाए, इसलिए हम इनको मिक्स कर देते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये तो नहीं समझ, मतलब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है? तो मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए थे आपको बैलून से, ठीक है। तो वहाँ पे जाके देखना अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आपको यहाँ पे क्या याद करना है? आपको यहाँ पे याद ये करना है कि अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। ये लिख दूंगा मैं, एंड में लिख दूंगा कि sp है तो क्या ज्योमेट्री होगी हमारे पास, sp2 है तो क्या होगी, sp3 है तो क्या होगी, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो आप। जैसे हमारे पास H2 है, मैंने बोल दिया कि आप ना इसकी ना हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जो O है, ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, 1s 2 2s 2s2 और 2p4, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई इसके पास तो फुली फील्ड है ये वाला, तो क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। हम बात करते हैं हमेशा इन वालों की। क्यों इन वालों क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कहते हैं जो आउटर वाले शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो आउटर वाले के यही तो है। क्यों? क्योंकि इस पे तो ये तो 1 है, ये तो अंदर की साइड है, ये 2 है, ये बाहर वाली साइड है, ठीक है। तो इसमें हम फिल करेंगे ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। इसका नेम है हमारे पास 1s, इसका है 2s, इसका है 2p, क्लियर है क्या? अब हम इनकी एनर्जी को सेम करने के लिए यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। जब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो इनके नाम कुछ ऐसे हो जाएंगे भाई। हाइब्रिड ऑर्बिटल हम किस किस को मिला के बना रहे हैं? एक s को और 3 p को, तो ये हो जाएगा sp3 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 sp3,
ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास H2 आएगा तो उसे यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, तो वो इससे और इससे बॉन्ड बना के H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। अब इसकी ज्योमेट्री क्या आ गई? इसकी ज्योमेट्री आ गई sp3। ठीक है, अब इसकी सॉरी इसकी ज्योमेट्री नहीं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई sp3। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी? इसकी ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, और क्योंकि इस पे 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर कौन से हैं भाई? एक तो ये हो गया लोन पेयर जो बॉन्ड नहीं बनाते, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो जब 2 लोन पेयर होते हैं हमारे पास तो इसका जो शेप आ जाएगी ना, इसकी जो शेप आ जाएगी वो बेंट आ जाएगी, बेंट। ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था बेंट कैसे आ जाएगी। ठीक है, आई चीज समझ में? ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल कर दिए। ठीक है, तो वीडियो के एंड में ना मैं ना एक ना टेबल लगाऊंगा, वो होगी कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है जैसे sp, इसकी ज्योमेट्री क्या है? लीनियर। sp2 इसकी ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। तो उसमें ऐसे हाइब्रिडाइजेशन, किस हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है? ठीक है, तो वो आप उस टेबल से याद कर लेना। ठीक है, बाकी आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। आई ना बात समझ में? ठीक है, चलो फिर बाय।